everyone, welcome back to our channel. This is my introduction. आज मैं सेट 2 सॉल्व करने जा रही हूँ टर्म 2 के लिए बीएसटी का। ठीक है, टर्म 1 का ऑलरेडी वीडियो है, आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं और उसका पीडीएफ भी चैनल पे आ जाएगा। ये पीडीएफ भी जो है वो भी चैनल पे आ जाएगा। आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो ये जैक का है, हम लोगों का 2022 के लिए जो आया था ना उसका है ये वाला। तो कन्फ्यूजन के नहीं हो किसी तरीके का, इसके लिए है। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि क्या है इसमें क्या नहीं है एंड ऑल। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया है विच आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ डायरेक्शन। 4 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्शन के। तो 4 प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव। तो मॉनेटरी इंसेंटिव इंक्लूड्स प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोजेक्ट बोनस, स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट्स, शेड्यूल्स, बोनसेस। अब मॉनेटरी इंसेंटिव होते क्या है, तो अगर कोई कहीं पे काम कर रहा होता है, उसके बदले में उसको अगर पैसा या पैसे के रूप में कुछ मिल रहा होता है, पैसा के टर्म में कुछ मिल रहा होता है, उसको लोग मॉनेटरी इंसेंटिव बोलते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट में उसको शेयर मिल जाए तो भाई एक प्रॉफिट मॉनेटरी इंसेंटिव है, बोनस मिल जाए प्रोजेक्ट में, स्टॉक का ऑप्शन मिल जाए या फिर वारंट मिल जाए या फिर शेड्यूल बोनसेस मिल जाए, तो ये सभी जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव है हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है हमको उससे बताना है। तो लेबलिंग जो है इज द डिस्प्ले ऑफ लेबल इन अ प्रोडक्ट, जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताया हुआ था। द लेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर, पैकेजिंग एंड कंटेनर्स, पैकेजिंग और द प्रोडक्ट इज सेल्फ। इट ऑल्सो हैव वार्निंग इन इट। अब जो लेबलिंग होता है किसी एक प्रोडक्ट का, उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है प्रोडक्ट के बारे में, साथ में उसके पैकेजिंग के बारे में, और साथ साथ में यह हो सकता है प्रोडक्ट के मतलब कि अंदर में क्या क्या चीज़ें कंटेन कर रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। साथ साथ में जो है उसमें वार्निंग्स भी लिखे हुए हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग अगर हम लोग कहें तो ये एक एक्टिविटी है जो कि एक कंपनी लेता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट मतलब कि प्रमोट कर सके बाइंग और सेलिंग जो होता है किसी एक प्रोडक्ट और सर्विस का। मतलब कि सर्विस से बेचा जा सकता है मार्केटिंग करके, या फिर प्रोडक्ट को भी बेचा जा सकता है। मार्केटिंग इंक्लूड्स क्या करता है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर और अदर बिजनेस टू कंज्यूमर्स और अदर बिजनेस। ये कंज्यूमर्स को भी प्रोडक्ट भेजा जा सकता है या फिर किसी और बिजनेस को भी भेजा जा सकता है। वो होता है ना कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो दूसरे बिजनेसेस का कुछ पार्ट को ले लेते हैं, फिर उसको और फिनिश्ड गुड में बनाते हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी होगा जो नट बोल्ट बनाता होगा, तो नट बोल्ट वाला क्या करेगा, किसी और को देगा। वो अपने यहाँ नट बोल्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपने गाड़ियों को बनाने में, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसमें भी। तो किट्स वगैरह बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो किट्स ही बनाती है ना, तो वो किट को इस्तेमाल करने वाला तो कोई और होगा ना, तो ये इसलिए है कि वो बिजनेसेस को भी बेच सकता है। सम मार्केटिंग इज डन बाय द एफिलिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कुछ मार्केटिंग जो है वो कंपनी के अलावा कुछ और अलग से एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं, वो दूसरों के लिए सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने का काम ही करती है ना। मतलब कि किसी से प्रोजेक्ट ले लिया कि हाँ मेरा कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसको आपको एडवर्टाइज करना है, तो वो क्या करती है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने का ही काम करते रहती है दूसरे के प्रोडक्ट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि विच फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्चुअल एक्टिविटीज कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। अब ऐसा कौन सा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जो हमें बताता है कि हमारा एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो हमारे प्लान्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हुआ है। तो एक कंट्रोलिंग फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट में बताता है कि हमारा एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो हमारे प्लान्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किसी तरीके का डेविएशन उसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम रिड्रेसेस द ग्रीवियंसेस अप टू व्हाट अमाउंट। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो कितने अमाउंट तक का मतलब कि डिस्प्यूट्स जो है वो या फिर ग्रीवियंसेस बोलिए इसको सेटल करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का है
20 लाख से ज़्यादा का नहीं, ज्यूरिडिक्शन ऑफ अप टू एन अमाउंट दैट डज नॉट एक्सीड्स 20 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा का वो रीएड्रेस नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हु इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर ओवरसीज द डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ आवर एम्प्लॉइज। ये डे टू डे एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस देख सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी अ सुपरवाइजर में मैनेज अ टीम, अ शिफ्ट और एंटायर डिपार्टमेंट। एक सुपरवाइजर जो हो सकता है कि किसी कंपनी के अकॉर्डिंगली, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता होगा, कोई एक टीम को संभाल रहा हो, या फिर किसी एक शिफ्ट को संभाल रहा हो, या फिर किसी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही संभाल सकता है। तो सुपरवाइजर कोई एक एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय ही होता है जो कि अदर्स एम्प्लॉय का, मतलब कि उन लोगों का काम का हिसाब किताब रखता है कि वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंडर के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमारा था कि एक सेंटेंस में हमारा आंसर देना था, इसलिए सारे आंसर्स जो है वो छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हमारा 50 वर्ड्स का आंसर देना है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने 50 वर्ड्स से ज़्यादा में ही आंसर किए हैं। आप बस समझ लीजिए, आप अपने वर्ड्स में जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला सवाल है हम लोगों का, विच क्वालिटीज अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव। तो एक मतलब कि ब्रांड जो होता है वो उसके नाम में क्या क्या क्वालिटीज हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अब गुड ब्रांड नेम शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, जैसे कि शॉर्ट एंड सिंपल एंड ईजी टू प्रोनाउंस, आसान रहे, शॉर्ट रहे, सिंपल रहता है कि लोग आसानी से उसको बोल सके, जैसे कि लक्स है ना, आसान है बोल देना लक्स। डव कितना आसान है ये भी। तो बहुत ज़्यादा जो टफ नाम होते हैं ना, वो सभी लोग उन चीज़ों को जो लोग जो है वो जल्दी कम खरीद पाते हैं, या फिर ज़्यादा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है, ज़्यादा लोग तो उसको कैच ही नहीं पाते, मतलब कि जल्दी लोग कैच कर पाता है जो आसान होता है। सेकंड हम लोगों का इसका हो सकता है नोटिसेबल, ईजी टू रिकॉग्नाइज, रिमेंबर। अब होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो नोटिस आसानी से हो जाए, जिसको आसानी से लोग याद रख सके। प्लीजिंग, इम्प्रेसिव व्हेन अटर्ड, है ना, जब उसको हम लोग बोले तो वो सुनने में अच्छा सुनाई देना चाहिए। नाइदर ऑप्शंस नेगेटिव, ऑफेंसिव और वल्गर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो कि उसको लेकर के लोगों को नेगेटिव थॉट आए, कुछ वल्गर रहे, या फिर जो होता है ना कि ऑड उसको साउंड नहीं करना चाहिए, ऑड होना नहीं चाहिए उसको। तो अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, लेबलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड लैंग्वेजेस। अब इतना आसान रहे कि उसमें उसको पैकेजिंग किया जा सके, लेबलिंग अगर उसका ज़रूरत हो तो भी किया जा सके, फिर उसका अलग अलग मीडिया और अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है उसको भी हम लोग देख सके, मतलब कि कोशिश किया जाता है कि ऐसा कोई वर्ड रहे जिसका किसी और मतलब कि लैंग्वेज में उसका गलत मीनिंग ना हो। क्वेश्चन 6 इसका पॉइंट हो सकता है लिंक टू प्रोडक्ट एंड आई कैचिंग, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होना भी चाहिए, साथ साथ में आई कैची भी होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रूल्स हैं कि जैसे रॉयल नेम है उसको आप रजिस्टर नहीं कर सकते, किसी बड़े फेमस व्यक्ति का नाम आप रजिस्टर नहीं कर सकते, या फिर जो नेशंस के नाम से जुड़ा हुआ होता है, या फिर उसके कुछ वैसा होता है जिसमें से कि नेशनल चीज़ें ही उस नाम से हो सकती हैं, तो वैसे चीज़ों को भी हम लोग उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, तो उन सभी चीज़ों से भी वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हम लोगों का, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस हम लोगों को बताना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर्स फ्रॉम, मतलब कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन से मतलब है कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटिव प्रैक्टिसेस से जो है वो बचा करके रखना है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर आर abused on a huge scale through a variety of unfair ट्रेड्स। अब अगर हम लोग बात करें कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का जो मतलब कि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा सा चीज़ है। अब इसमें जो है ना वो बहुत सारे तरीके के जो है वो अब्यूज़ हो सकते हैं, और वैरायटी ऑफ अनफेयर ट्रेडर्स भी हो सकता है। प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी टू सेफगार्ड देम, और इसके लिए जो है वो कंज्यूमर का जो राइट है उसको सेफगार्ड करने का ज़रूरत है, यानी कि उसको बचा करके रखने का ज़रूरत है। अब जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस में, जो अगर आपने सेट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कि जितना मेज़रमेंट है उतना मेज़रमेंट नहीं दे रहा है, जितना प्राइस है उतना प्राइस नहीं दे रहा है, प्राइस जितना MRP है उससे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, या फिर मतलब कि मिसलीडिंग है,
इन सभी चीज़ें को जो है वो उन सभी चीज़ों से जो है कस्टमर को बचाने का कोशिश किया जाता है। आप चाहें तो उस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को लिंक करके भी इसको और थोड़ा सा बड़ा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। तो कंट्रोलिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स setting standards, measuring and actual performance, taking corrective actions and comparison of actual performance with the planned performance। अब हमारा क्या होता है कि कंट्रोल, अगर हम लोग मैनेजमेंट का बात करें फंक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने मेज़र करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, हम लोग करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं कि क्या गलत हुआ है, उसको हम लोग क्या सुधार करना चाहिए। कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो प्लानिंग किया रखा कि इस तरीके से हमें काम करना है और उसमें जो हमारा जो एक्चुअल में जो काम हुआ उस दोनों को बीच में कंपैरिजन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु यूजेस एंड बाइज कंज्यूमर्स गुड्स और अवेल एनी कंज्यूमर सर्विसेज। अब कंज्यूमर या कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स या फिर किसी तरीके के सर्विसेज को जो है वो लाभ उठाते हैं। दिस इंक्लूड्स एनी रिसिपिएंट ऑफ सच सर्विसेज बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु फॉर एनी कमर्शियल रीजन यूजेस सच सर्विसेज। लेकिन हाँ, इसमें कंज्यूमर में वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो उस सामान को ले करके किसी तरीके का कंज्यूमर कमर्शियल यूज़ किया हो, है ना। जैसे कि अब जैसे मैंने कहा था ना कि इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो आपका कंज्यूमर नहीं होता, वो फाइनल कंज्यूमर नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है कि इंटरमीडिएट कंज्यूमर होता है। और उस सामान को ले करके किसी तरीके का उसने कंज्यूमर कमर्शियल यूज़ नहीं किया हो, तब तक वो क्या रहता है, कंज्यूमर ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। 3 डिफरेंसेस ही था सर, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो पूरा एक चार्ट दे दिया है। यहाँ पे आप वो पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट के बीच का डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये आपके ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं तो वहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स को लिखिए, अगर नहीं आते हैं तो आप इसमें से कोई भी 3 जो आपको याद रह जाए वो आप लिख करके आ जाइए। जैसे कि एडवर्टीजमेंट जो है वो कैसा होता है, ये इम्पर्सनल होता है, और पर्सनल सेलिंग कैसा होता है, हमारा पर्सनल होता है। रीच क्या होता है, इट रीचेस द मासेस। इसमें क्या होता है कि बड़े स्तर पे काम क्या होता है, ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स। यहाँ पे बहुत छोटे लोगों से, कम लोगों से भी मुलाकात होता है जो कि कैन बी कॉन्टेक्टेड, आसानी से जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं। कॉस्ट इन एडवर्टाइजिंग, द कॉस्ट पर पर्सन टू रीच इज वेरी लो। अगर हम लोग बात करें एडवर्टीजमेंट है तो हर व्यक्ति के अनुसार, पहुंचने के अनुसार कहे तो उसमें बहुत सस्ता पड़ता है। इन दिस केस कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी हाई, यहाँ पे हर प्रति व्यक्ति जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ता है। मीडियम क्या होता है, इट मेक्स अप मास मीडिया सच एज द टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। उसमें मास मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मेक्स यूज ऑफ सेल्स पर्सन टू कॉन्टैक्ट द प्रोस्पेक्टिव बायर। यहाँ पे लोगों से जो है वो खुद बात करता है, कौन, तो सेल्स पर्सन हो सकते हैं, वो जा करके मिलते हैं और मिल करके या फिर फ़ोन करके या ईमेल करके किसी तरीके से भी लोगों से जो है वो पर्सनली बात किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें, इट इज़ फ्लेक्सिबल एज द मैसेज डिलीवर कैन नॉट बी एडजस्टेड टू द बायर्स नीड। ये हमारा क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है मैसेज, क्योंकि ये जो है हम लोग किसी एक बायर की नीड के अकॉर्डिंगली जो है उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एज अ सेल पर्सन रिप्रेजेंटेशंस कैन बी एडजस्टेड टू फिट द कंज्यूमर्स नीड। अब इसमें कंज्यूमर्स का प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन को जो है वो चेंज किया जा सकता है। टाइम, इट कैन ओवर वाइड मार्केट इन शॉर्ट टाइम। ये जो है वो हमारा वाइड मार्केट को जो है वो कवर करता है और कम समय में। ये जो है वो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर मार्केट। ये बहुत समय लेता है पूरे मार्केट को कवर करने में। टाइप्स ऑफ मैसेज on the advertiser is standardized message of a salesman is adjusted according to the customer need। यहाँ पे जो है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन पर्सनल वाले में क्या होता है ना कि सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली उस पर बात कर सकता है, उसमें जितना चाहे उसको एक्सप्लेनेशन दे सकता है। इसमें फीडबैक क्या होता है, तो इट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। इसमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है वो इमीडिएट और डायरेक्ट फीडबैक जो है वो हमें कस्टमर से मिलता है। रोल अगर बात करें, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन द फर्म्स प्रोडक्ट। इसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट बनाया जाता है। इट्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द कंज्यूमर। इसमें
कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प दे देता है। यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है, या फिर बोले कि उसका इंटरेस्ट जो है वो पैदा किया जाता है। जैसे कि कोई नया फ़ोन आया तो इसमें सिर्फ जो है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ नया फ़ोन आया है मार्केट में, इसमें ये फीचर है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ वो फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन जैसे कि अगर एक पॉलिसी वाला होता है ना, अगर आपको होगा तो LIC इसके एजेंट्स होते हैं, वो आपका नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको पॉलिसीज़ बताते हैं। आपके लिए जो भी रहता है आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं कि अच्छा मेरा इतना आमदनी है, मुझे इस पर्पस के लिए LIC करवाना है, तो आपको इतना खर्च देना पड़ेगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स तक आपको शॉर्ट करने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल सेविंग का हिस्सा। यूटिलिटी इसका बात करें, इट इज़ यूजफुल टू अल्टीमेट कंज्यूमर बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे बस अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इट इज़ मोर यूजफुल टू इंटरमीडिएटरीज लाइक ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। ये जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसके लिए, जैसे कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं या फिर ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, पर्सनल सेलिंग आप समझ लीजिए कि LIC जहाँ पे हो गया, या फिर लोन्स वगैरह जो होते हैं। तो ऐसे तो लोन्स कहते हैं कि हम जाते हैं मांगने तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा था ना कि लोन्स के लिए आपको लोग कहता है कि आप लोन ले लीजिए इस तरीके का या उस तरीके का। अब होता है कि उन लोगों को भी लोन दिलवाने में बेनिफिट होता है, उन लोगों का कमीशन होता है ना। और एडवर्टीजमेंट जो आप नॉर्मली देखते हैं टीवी पे, किसी भी चीज़ का आप देख रहे हो, जूता का देख रहे हैं, चप्पल का देख रहे हैं, टीवी का देख रहे हैं, फ्रिज का देख रहे हैं, सभी एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग जहाँ पे मिल करके लोगों को समझा करके बेचा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। तो सबसे पहले कहता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या था, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो कि प्लेस टेक्स प्लेस थ्रू द चेन ऑफ कमांड। ये चेन ऑफ कमांड के थ्रू जो है वो प्लेस होता है, मतलब कि सुपीरियर अथॉरिटी से नीचे, नीचे से और नीचे, उसके नीचे और नीचे, या हो सकता है ये अपवर्ड भी जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डाउनवर्ड ही रहेगा, ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों की ओर में मूव करता है। फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के यहाँ पे जो है वो चीफ, मतलब कि यहाँ पे आपसे 3 पूछा था, मैंने यहाँ पे 5 दिया। जैसे कि रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, सीनियर एंड सबॉर्डिनेट का यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशन, इसको आप कह सकते हैं बॉस एंड सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, इसका रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब प्रेस्क्राइब्ड पाथ होता है उसका। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज यहाँ पे चलते हैं, डिलिबरेटरी एफर्ट 0 to 9, है ना, डिलिबरेट एफर्ट्स। यहाँ पे हमारा जो है वो एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब कि काम करने के लिए। यहाँ पे ये 0 to 9 ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में है कि हाउ इज़ मोटिवेशन इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन जो है इम्पोर्टेंट की नज़र से कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। The motivation improves the efficiency. The level of performance of our employees depend not only on the individual's ability but also his willingness to achieve a high level of performance. Motivation includes employees to work better and uses their full potential. अब मोटिवेशन से होता है ना क्या कि लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, मतलब कि काम करने का तरीका जो है वो उसका और अच्छा हो जाएगा। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी एम्प्लॉय का सुधरता है। ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस है ये सिर्फ हमारा जो है इंडिविजुअल का, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो हिज विलिंगनेस टू अचीव अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उसको एक होता है ना कि उसको आप किसी को मोटिवेट करते उसको लगेगा अच्छा हम इतना लेवल तक जो है परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं। मोटिवेशन इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क बेटर एंड यूजेस द फुल पोटेंशियल। उसमें क्या था ना कि उन लोगों को एम्प्लॉयज़ को अपना काम करने में अच्छा, मतलब कि वर्क जो अलग करते हैं वो ज़्यादा अच्छा से कर पाते हैं और अपना पोटेंशियल जो है वो पूरा लगाने का कोशिश करते। आप ही किसी को अगर मोटिवेट कर देते हैं तो वो होता है ना कि अपना फुल, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, अपने डेडिकेशन के साथ में उस काम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप उसको बार बार, आप ही को कोई बार बार अगर कहे डिमोटिवेट करता है, आप उस काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर कह दे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो,
तो आपको भी वो काम करने का मन करता है, आप भी अपने तरफ से एफर्ट डालते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग मतलब कि और अच्छा करने की कोशिश करते। इफ एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड ही विल हैव अ जॉब सेटिस्फैक्शन। हाँ, अगर वो मोटिवेटेड है तो उसको अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी मिले। मोटिवेशन विल हेल्प इन द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन वर्किंग विद एन डायनेमिक टीम। अब इंडिविजुअल को जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट करने का भी मौका मिलेगा, मतलब अपने आप में भी वो खुद को ग्रो होते हुए देखेगा। साथ साथ में इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन बाय वर्किंग विद अ डायनेमिक टीम। और मोटिवेटेड रहने से लोग ना जो है वो डायनेमिक टीम के साथ में जो है वो आसानी से काम कर पाते। डायनेमिक टीम का मतलब कि अलग अलग लोगों के साथ में वो आराम से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं और उस तरीके से काम जो है वो चलते रहता। क्वेश्चन नंबर 15 से जो है वो हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग मतलब कि वेरी लॉन्ग आंसर्स जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर ये है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने बहुत छोटे लिखे हैं, देखिए एग्जैक्टली 150-200 वर्ड्स के। कुछ के जो है वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, जो पॉइंट्स अच्छा लगे उसको आप लिखिए। अधिकतर जहाँ पे ना 3 पॉइंट्स पूछे हैं, मैंने कोशिश किया कि 5 से 6 पॉइंट्स आपको दे दूँ ताकि आप आराम से कुछ तो याद रहे तो जा करके लिख सकें। 3 बताऊँ, अगर आप एक भूल गए तो 2 ही याद रहेगा ना, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर शुड हैव टू इफेक्टिव लीडरशिप। एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए एक मैनेजर के पास में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। इट इज सेड दैट द सक्सेसफुल लीडर एंड इंडिविजुअल पोजेसेस सर्टेन क्वालिटीज। सम ऑफ दीज क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर्स आर एज फॉलोज। अब हम लोगों को पता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सभी के पास में एक अपना सर्टेन क्वालिटीज़ जो होते हैं। कुछ क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर्स या फिर मैनेजर के पास में होना चाहिए। अब यहाँ पे इस टर्म को जो है वो मैनेजर से भी रिप्लेस कर सकते, ठीक है। अब फिजिकल एट्रीब्यूट है ना, पीपल विद अ गुड फिजिकल फीचर सच एज अ हाइट, अपीयरेंस, हेल्थ एक्सेट्रा। हेल्दी एंड एक्टिव पर्सन कैन हिमसेल्फ वर्क एंड efficiently, thereby has the capability of being looked up to. Thus he can induce his subordinate as well as to work and perform better. अब जो लोग होते हैं फिजिकली फिट दिखते हैं, अपने खुद जो फिजिकली फिट है वो अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, तो उससे होता है ना कि वो अपना काम तो अच्छे तरीके से मेहनत हो करके करते ही हैं, साथ साथ में जो है ना वो उसको लोग जो है उसको देख करके भी जो प्रोत्साहित होते हैं, उसको बीइंग लुकिंग अप टू, उसके ऊपर में देख रहे हैं लोग कि कितना अच्छा से काम कर रहे हैं। अगर आप ही फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, लूज डल रहेंगे, तो वहाँ पे लोग आपको देख करके क्या सीख सकते हैं, मतलब या फिर मैनेजर को देख करके क्या सीखेगा, ये तो खुद कुछ काम नहीं करता, हमसे क्या करवा लेगा। अब जो खुद ही मतलब कि ढीले ढाले से रहते हैं वो किसी और से भी काम नहीं करवा पाते हैं, तो जो लोग खुद एक्टिव रहते हैं वो दूसरों से भी एक्टिवली काम करवा लेते हैं। इसमें हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट होना भी चाहिए। फिजिकल एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि बहुत एकदम लंबा आदमी हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन हाँ ये सभी चीज़ें भी जो है वो काम आती, ठीक है। ऑनेस्टी होना चाहिए वहाँ पे, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। अब ऑनेस्टी का तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं, इंटेलिजेंस तो होता ही है। लीडर मस्ट हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड नॉलेज। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉस यानी उसके पास में नॉलेज सभी अपने सबऑर्डिनेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू effectively examine and solve the problem encountered in course of work। जो वो काम कर रहा है उसमें उसको इतना पता होना चाहिए कि काम जो है उसमें अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको रेक्टिफाई कर सके, जो लोग काम कर उसको वो एग्जामिन कर सके, मतलब कि ध्यान दे सके कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ही मस्ट हैव अ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस एंड मेक अ प्रॉपर डिसीजन बेस्ड ऑन हिज लॉजिक्स एंड फैक्ट। अब इतना उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अच्छे से डिसीजन ले ले और लॉजिकल और फैक्टफुल डिसीजन होना चाहिए। इंस्पिरेशन होना चाहिए लोगों के लिए। अ लीडर शुड बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिव टू अदर्स। ही मस्ट बी एग्जाम्पलरी इन टर्म ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज। अब उसको सभी से जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू डेवलप विलिंगनेस अमंग द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। अब उसके पास में ये होना चाहिए कि लोगों को वो खुद भी इंस्पायर्ड रहे और लोग उसको देख के इंस्पायर्ड हो कि हाँ इसके तरीके से हमें बनना है। इन फ्यूचर जो है लोग आप में खुद को देखें, है ना, कि ये ग्रो हुआ है तो हम भी ग्रो हो सकते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ लीडर शुड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क एंड टास्क of his group. He should hold the responsibility of being answerable for the mistake
of his subordinates. However, a mark of encouragement, he must share the credit of the success with his subordinates. एक लीडर को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो लेना पड़ता है काम के लिए, अपने लिए भी और साथ साथ में अपने मतलब कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसके लिए भी। उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आंसरेबिलिटी भी होता है किसके लिए, तो जो मिस्टेक्स उसके सबॉर्डिनेट्स करते हैं यानी उसके जो नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं उनके लिए भी। हाँ, साथ साथ में उसको इनकरेज भी करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को, अगर वो किसी तरीके का सक्सेस जो है वो उसके सबॉर्डिनेट्स की वजह से उसको मिलता है तो उसको क्रेडिट देना ज़रूरी हो जाता है। उसे कहता है ना कि लोगों के बीच में मोटिवेशन है वो बना हुआ रहता है कि अच्छा हाँ हमने काम किया, सक्सेस मिला, इसका हमें भी श्रेय दिया गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि लोगों से जब वो बात करे तो लोग उसके बात से इंस्पायर होने चाहिए, उसको क्लियरिटी होना चाहिए उसको बात करने के समय में। लीडर शुड बी एबल टू क्लियरली एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शन क्लियरली टू द सबऑर्डिनेट्स। जो भी है उसको या तो आइडिया बताना है अपना या फिर उसको अपने इंस्ट्रक्शन देना है, तो सभी चीज़ें जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड लीडर ऑल्सो फॉर्म्स and links between the higher authorities and the subordinates. He should be able to effectively pass the problem suggestions and to the subordinates to the seniors. Besides, he should be a patient listener and counselor. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो ठीक है कि हाँ वो अपने सीनियर और अपने जूनियर के बीच में वो बीच में पुल का काम कर रहा होता है ना, तो उसको अपने आइडियाज़ जो है वो अपने सीनियर को बताने भी होते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को दूर भी करना होता है। साथ साथ में अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स के जो आइडियाज़ होते हैं उनको समझना भी पड़ता है, इसलिए उसको जो है वो एक अच्छा पेशेंट, गुड लिसनर और एक काउंसलर भी होने का ज़रूरत होता है। एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, सोशल बिहेवियर। एबिलिटी टू टेक डिसीजन में मतलब कि वही अप्रोप्रिएट डिसीजन, वो लॉजिक फैक्ट के साथ में, फिगर्स के साथ में जो है वो डिसीजन अपना ले सके। सोशल बिहेवियर मतलब कि उसमें फ्रेंडली और सपोर्टिव जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में होने का ज़रूरत होता है ताकि वो लोगों को समझ सके और उनके बीच में एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप जो है वो साथ में बना करके रख सके, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, डेली डेली आकर के साथ में काम करना है। डायनेमिक होना चाहिए, मतलब कि उसको जो है वो न्यू इनिशिएटिव भी लेना चाहिए और ओल्ड जो पैराडिगम से यानी कि जो मतलब कि काम करने का तरीका को पैराडिगम बोलते हैं, उन सभी तरीकों को जो है वो बदलने का भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि अच्छा ये तरीके से काम जो है बहुत सालों से हो रहा है, अब जो है वो इस नया हम लोग तरीका लाएँ। अप्रिशिएटिव होना चाहिए और कंपैशनेट। अप्रिशिएटिव मतलब कि जो होता है ना कि वो अपने टीम लीडर्स को भी जो है वो अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएट करता मतलब कि प्रोत्साहन करता है। सक्सेस इज नॉट ओनली अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर, what most genuine appreciates provided encouragement, development, confidence and builds up the strength. सक्सेस जो है वो मतलब कि दूसरों के साथ में ही जो है वो गेन किया जा सकता है। हु मोर व्हाट्स मोर, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जेन्युइन अप्रिसिएशन प्रोवाइड इंकरेजमेंट। अब जेन्युइन अगर किसी को अप्रिसिएशन मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा ना कि इंकरेजमेंट बढ़ेगा, डेवलप होगा कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में और लोगों का स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब कि बढ़ेगा। Compassionate, a good leader uses compassion to perceive the needs of those they leads and decided course of action that it is of a greatest benefit to the consumer and the team. Compassionate होने का मतलब क्या हुआ, एक अच्छा लीडर वही होता है, कंपैशन होता है कि परसीव द नीड्स, वो लोगों को मतलब कि जो नीड्स है यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड्स है उसको वो समझ सकता है, ऑफ दोज दे लीड एंड टू डिसाइड a course of action that is of a greatest benefit to the person and the team. अब उसको जो है वो अपने टीम के लिए और उससे जो बेनिफिट होने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में उसको डिसीजन लेने का एक होना चाहिए कि हाँ ये मैं डिसीजन जो ले रहा हूँ वो मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी अच्छा हो, मैं ये काम जिनके लिए कर रहा हूँ वो उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि कंज्यूमर को ध्यान में रख करके या फिर उसके जो ऊपर उसके ऊपर भी जो बॉसेस होते हैं एग्जीक्यूटिव्स उनको भी ध्यान में रख करके डिसीजन लेने का कैपेसिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है जहाँ पे है डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोगों का एक, इट पेज टू एडवर्टाइज, मतलब कि विज्ञापन करना लाभदायक है। तो विज्ञापन करना लाभदायक है या नहीं है, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, और अगर अग्री करते हैं तो आपका रीज़न हमें बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट इट्स प्लेज द एडवर्टीज, मतलब कि हाँ इसमें अग्री है करती हूँ मैं कि हाँ ये जो है
सही है, एडवर्टीजमेंट से हमें लाभ होता, ठीक है। तो इसमें एडवर्टीजमेंट का लाभ होता है, तो इससे सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट को डिफाइन करने के बाद में यहाँ पे बताना है कि कैसे कैसे जो है वो एडवांटेजेस जो है वो हमें मिलते हैं, है ना। अब कुछ तो रीज़न होगा ना कि एडवर्टीजमेंट को हम लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो एडवांटेजेस ऑफ दीज मेथड ऑफ प्रमोशन सच एज द मास रीच होता है यहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाते हैं, इनहेंस हम लोग करते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन को। एक्सप्रेसिवनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ परसुएशन, मतलब कि लोगों को समझाते हैं यहाँ पे। दिस एक्सप्रेसिवनेस हैज़ इम्प्रूव्ड in these few years due to development of technology and art, while helping the and creating better advertisement using the animations, doodles, graphic designs, making the messages even more attractive. अब एक्सप्रेसिव भी होना ज़रूरी होता है ताकि लोगों तक में अपना बात जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से जो है वो पहुंचाया जा सके। अभी के समय में जो है ये एक्सप्रेसिव करने के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ गए हैं, जैसे कि एनिमेशन कर दिया जाता है, डूडल्स कर दिए जाते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, इससे लोग जो है वो देख करके जो है वो मैसेजेस जो है वो ज़्यादा क्लियरली लोग समझ पाते हैं। Economy, when large economy for people are to be reached who are spread over the wide geographical area, then it is a economical plan to go for. एडवर्टाइज अगर हम कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो बड़े जगहों पे जा सकता है, मतलब कि एक लार्ज एरिया पे किया जा सकता है। अब इसी का था ना कि इसके वजह से पर हेड कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है और हमारा एडवर्टीजमेंट वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक हम डायरेक्टली भी नहीं पहुँच सकते हैं। अगर मान लो कि एक कंपनी है जो काम कर रही है बॉम्बे में, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करना है और अगर उसको अगर कन्याकुमारी तक में भी अगर अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना, तो वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट कर देगा। अब जो प्रोडक्ट मुंबई में बना उसके बारे में जानकारी लोगों को कहाँ है, तो कन्याकुमारी तक में है, या हो सकता है अब्रॉड में भी हो सकता, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे कि व्हाट इज मीन्ड बाय द कंट्रोलिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग होता क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है कि मीनिंग क्या होता है कंट्रोलिंग का। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जो है यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग जो है उसके बाद फॉर इवैल्यूएटिंग जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ स्टैंडर्ड, फिर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूव्स एम्प्लॉई मोटिवेशंस, मतलब कि फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे ये 5-6 है, यहाँ पे और भी आगे में है, सॉरी यही तक में था, तो एक पेज में ही है यहाँ पे। और हमको लगता है कि ये नहीं भी तो 250 से ये 300 वर्ड का होगा, है ना, क्योंकि एक लाइन में ही 10 से 12 शब्द जो है वो होते हैं, ये इससे भी 10-12 से ज़्यादा ही लाइन है, तो 250 से 300 के करीब में यहाँ पे वर्ड्स होंगे। आप इसको ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो आंसर है उसमें यहाँ पे ये फिट बैठ जाए, है ना। तो कंट्रोलिंग क्या है, तो हम लोगों को एक गोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने में हेल्प करता है, हमें इवेलुएट और जज करने में हेल्प करता है, हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसका इफेक्टिव यूज़ करने में हेल्प करता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। फैसिलिट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन हमारे एक्शंस के बीच में, मतलब कि 2 एक्शन हम कर रहे हैं उसके बीच में क्या मतलब कि सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, मतलब कि एक के बाद में हमें क्या करना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन हो गया। इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब कंट्रोलिंग से होता है क्या ना कि हमारा एटमोसफेयर होता है जहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स या फिर जो एम्प्लॉयज़ है नीचे वाले, उन पे जो है वो क्लोज चेक रख सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। अगर उनकी एक्टिविटीज़ पे क्लोज चेक रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद में एक और है 19, हाँ 19 है हमारा, 18 है ये, सेकंड लास्ट है। तो यहाँ पे है एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं, तो ये तो हम लोग बाद में बता देंगे, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले कि यहाँ के बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। बैरियर मतलब कि क्या, रुकावट या फिर बाधाएं क्या क्या हमारे कम्युनिकेशन में हो सकती
तो हम लोग जब बहुत बार होता है ना कि हम लोग ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने के बीच में, तो हमारे बीच में ना हिंड्रेंस आ जाता है। हिंड्रेंस मतलब कि रुकावट आ जाते हैं। ये हिंड्रेंस जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, या हमारे ब्रेक डाउन आर नोन एज द बैरियर टू द कम्युनिकेशन। और ये जो हिंड्रेंसेस होते हैं ना, इसको हम लोग बैरियर के नाम से जानते हैं। ये these barriers will leads to ineffective communication and delays in transfer, misunderstanding of messages, extra barriers to the communication. It's broadly classified into 4 categories. अब जितने भी बैरियर्स होते हैं उसको जो है बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा गया है: सेमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। अब सेमेंटिक बैरियर क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो सोच होता है ना, deals with the language, words and sentences. This barrier are thus related to the usage of words, jargons, words, decoding, etc. अब सेमेंटिक बैरियर को आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हमारे माइंड में जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है कि हम लोग जो शब्द ले रहे हैं वो शब्द कैसे हैं, वो सेंटेंसेस कैसे हैं। ये बैरियर जो है वो हमारे यूजेजेस को बताता है। किसके किसके? तो वर्ड्स। अब जार्गन्स क्या होते हैं? जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, उसको हम लोग जार्गन कह देते हैं। रॉन्ग डिकोडिंग से अगर हम लोग कि कोई हमको कुछ बोला और उसको हम डिकोड किए लेकिन गलत कर लिए, तो वो क्यों किए? तो क्योंकि हमारा वहाँ पे माइंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ। सेमेंटिक का सीधे आप समझ लीजिए कि हमारा क्या होता है कि माइंड से रिलेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। हमारा मैसेज जो है अगर अच्छे तरीके से एक्सप्रेस्ड नहीं है तो वो भी हमारा बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन का। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब एक ही सिंबल का होता है ना कि बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना, और उसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन में भी बैरियर हो सकता। ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन ही किए लेकिन उसमें ट्रांसलेशन करने के समय में जो है वो गड़बड़ी हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया? फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेट ही गलत किए हैं तो समझेंगे भी गलत। गलत समझेंगे तो हमारा जो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन था वो कहीं और चला गया, हम लोगों ने गलत चीज़ को पकड़ लिया। अब अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लेना जो कि क्लियर भी नहीं है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर। टेक्निकल जार्गन्स। जार्गन्स मतलब मैंने क्या कहा कि वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कि हम लोग स्पेशलिस्ट लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल लोग जो है उसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। विल रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लो एंड मैसेजेस। अब अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना, जैसे कि है बीट अबाउट द बुश, है ना, बीट अबाउट द बुश, है ना। अब एक है ये वर्ड, अब ये बीट अबाउट द बुश, है ना। या फिर होता है हमारा का एक और है यहाँ पे मिडास टच, है ना, मिडास टच। अब यहाँ पे ये 2 वर्ड है, 2 मैंने ये लिखा है। अब अगर जब तक आप इसका मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्या है? वैसे मिडास टच को हम लोग गोल्डन टच भी कह सकते हैं। मतलब कि बोलता है ना कि कोई एक काम को लिया और जैसे ही वो काम को, किसी भी काम को कोई व्यक्ति होता है ना कि शुरू करता है और वो काम जो सीधे आसमानों को छू देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिडास टच। जैसे वो अपने MS धोनी को लेते हैं कि वो कुछ भी काम करना शुरू करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हैवी लेवल पे चला जाता है ना, तो वो हो गया मिडास टच, है ना। कि सोना भी मतलब कि मिट्टी भी छोड़ दिए तो सोना हो जाए, तो उसी को बोलते हैं मिडास टच। बीट अबाउट द बिश मतलब कि सही बात पे ना जा करके उसके आसपास में घूमते रहना, इस मतलब कि उसका मीनिंग होता है कि जो कहना था वो नहीं कह करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, तो ये हो गया बीटिंग अबाउट द बुश। तो अभी जार्गन्स इसी तरीके के होते हैं कि आपको जो एक्चुअली में जो बात था उसको कहने के लिए आपने क्या है ना टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया है। अब वो उन बात को वही डिकोड कर सकता है जो इस बात को समझते होंगे। अब एक और होता है सेलिंग लाइक अ हॉट पोटैटो, है ना, सेलिंग लाइक अ हॉट पोटैटो। अब वो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं, मतलब कि एक होता है ना कि कोई चीज़ मार्केट में आए और वो बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है, तो वो हो गया क्या हम लोगों का सेलिंग लाइक अ हॉट पोटैटोज। तो इस तरीके का है नॉट कप ऑफ माई टी। तो ये सभी चीज़ें हैं वो टेक्निकल और जार्गन वर्ड्स हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस एंड जेस्चर डिकोडेड। हो सकता है कि आप बोल पॉजिटिव चीज़ ही रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपका जो बॉडी जेस्चर था वो जो है वो कुछ अलग ही दिखा रहा है। जैसा कि आप किसी को कह रहे हैं हाँ अच्छा है, लेकिन उस समय में आपका जो टोन है वो बता रहा है। साथ साथ में आप किसी से मिले, आप उसको अच्छे से कह रहे हैं कि हाँ हाय हेलो कुछ भी है, लेकिन आप अपना अगर आँख को अगर आप रोलिंग कर रहे हैं, है ना, हेलो करके आप उस तरीके से आँख घुमाएं कि उसको लगा कि नहीं आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या हो गया? आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बता दिया। और वहाँ पे जो है वो हमारा
बोल कुछ और रहे हैं, आपको होता है ना कभी कभी ध्यान कहीं और है, बोल कहीं और है, तो गलतियाँ हो जाती। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि व्हाट रेमेडीज आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमको इसको डिस्कस करना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसमें क्या क्या मतलब कि मिला है, सेफ्टी, तो राइट टू सेफ्टी, यानी कि कंज्यूमर है उनको राइट मिला गया है कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो है वो हजार्डस होते हैं नेचर के, उनके बारे में बताया या फिर वैसे चीज़ों से लोगों को जो है वो बचा करके रखा जाए। मतलब कि होता है ना कि जो ड्रग्स कंपनियां हैं वो गलत सामान नहीं बेच सकती, क्योंकि वो लोगों को डायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। दिस द रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सर्विसर, जैसे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस शुड बी एश्योर्ड इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेलर। अब जो जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, वो जो है वो उसको मिलना चाहिए। जैसे कि क्वांटिटी जितना कहा है उतना, क्वालिटी जो कहा है वो मिले, रिलायबिलिटी होना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस भी जो है वो अप टू मार्क होना चाहिए। गेट टू राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलने का अधिकार है। राइट टू चूज़, हम किसी भी चीज़ों के बारे में जो है वो मतलब कि चुन सकते हैं। मतलब कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब हम किसी मॉल में गए और जाकर के वहाँ पर मुझे शर्ट नहीं आया पसंद, तो मैं नहीं लूँगी, मैं किसी और मॉल में जा सकती हूँ। तो वो मुझे कह नहीं सकता कि हाँ आपको, अब मेरे यहाँ आए तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। इस तरीके का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, हमें अधिकार है कि हम अपने बातों को जो है वो कहीं पे जा कर के रख सकें और लोग जो है वो हमारे बातों को सुने, यानी कि कंज्यूमर पैनल्स यानी कि कोर्ट में जा कर के हम अपने समस्याओं को रख सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, हाँ हम कोर्ट में बात में जा कर के रखें और उसके बदले में हमको लीगली जो है वो क्लेम भी मिलना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, साथ साथ में कंज्यूमर को एजुकेशन भी करना जरूरी होता है ताकि लोग जो है वो चीज़ों को जो है वो सही से इस्तेमाल कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को आप लेकर के आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आसान चीज़ें थी उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से इग्नोर किया है, जो थोड़ा सा हार्ड है उनको मैंने खुद मतलब कि यहाँ पे बताने की कोशिश किया है ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। अगर कहीं पे पीडीएफ में फिर भी दिक्कत हो रहा है समझने में, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, आपको बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो सेट 2 का सोल्यूशन जो है वो यहीं तक था। सेट 1 का सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा नया वीडियो का भी ज़रूरत है, या फिर फ्यूचर में भी अगर आप कौन सा वीडियोज़ जो है वो देखना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।